कि जो गैल्वेनिक सेल है इस पे क्या है, इनमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, जिन्हें जोड़ने पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। यानी कि जो गैल्वेनिक सेल होगा उसके एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण एनोड पर। ये किसके लिए है, गैल्वेनिक सेल के लिए। जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, अपचयन होगा, यहाँ पर अपचयन हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, अपचयन, रिडक्शन जिसको कहा जाता है ना। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन या अपचयन होगा और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैथोड। तो यहाँ 2 चीजें हो गई, गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड होते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। ये केवल गैल्वेनिक सेल के लिए बेटा, गैल्वेनिक सेल के रूप में जो हमारे पास होंगे उन्हीं में ही होता है। ठीक है ना, अभी आगे भी और चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पहले ही ध्यान रखिएगा कि जो गैल्वेनिक सेल के बारे में यदि आपके पास क्वेश्चन आता तो इसी प्रकार से आएगा, है ना। इलेक्ट्रोड क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रोड होंगे इसमें। यहाँ पर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रोड होंगे। एक होगा एक पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहेंगे, जिस पर रिडक्शन होगा उसे कैथोड कहेंगे। ठीक है, अब देखें इसके बाद ये कहता है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, अर्ध सेल कहलाते हैं। यदि हम इसको देखेंगे, जैसे मान लीजिए जो एनोड वाला ये जो पोर्शन है जहां ऑक्सीडेशन होगा, ये भी क्या कहलाएगा, अर्ध सेल कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, ये अर्ध सेल है। ठीक है ना, अर्ध सेल ही हो गया। और अर्ध सेल क्या हो गया, कैथोड वाला हो गया। ये अर्ध सेल क्या हो जाएगा, कैथोड। तो 2 अर्ध सेल होते हैं इसमें, कितने होते हैं, 2 अर्ध सेल होंगे। ठीक है ना, दोनों अर्ध सेलों दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे, अर्ध सेल कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एक एनोड जो है अर्ध सेल है, दूसरा कैथोड भी क्या है, अर्ध सेल है। 2 प्रकार के क्या है, सेल हो गए। और ये देखो ये क्या कहता है, और जो अर्ध सेल है, जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं उनको क्या कहते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए यहाँ एनोड पर कोई अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर हमने मान लीजिए जिंक लिया, Zn। देखो Zn से क्या हुआ था, Zn2 पॉजिटिव हुआ था और 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है अर्ध सेल अभिक्रिया। ये इतनी जो अभिक्रिया होगी जैसे जो एनोड पर हुई, ये अर्ध सेल अभिक्रिया एक हो गई, है ना, जिसे हम ऑक्सीकरण भी कह रहे हैं। दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया, जैसे हमने कॉपर को लिया था, तो कॉपर 2 पॉजिटिव लिया था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे और फिर हमने क्या किया था, कॉपर में सॉलिड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया था। तो एक अर्ध सेल अभिक्रिया ये हो गई और एक अर्ध सेल अभिक्रिया ये हो गई। तो हमारे पास कितनी अर्ध सेल अभिक्रियाएं हो गई, 2 अर्ध सेल अभिक्रियाएं हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ अर्ध सेलों में जो होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है अर्ध सेल अभिक्रिया। अब इस गैल्वेनिक सेल का उपयोग हम कहां कहां पर करते हैं, इसको देख लीजिएगा। जिसको हम क्या कर सकते हैं, मोटर हो गया, किसमें कर सकते हैं, मोटर में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो हीटर होता है उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। पंखा हो गया, पंखे में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं। ठीक है ना, गीजर में इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। इन जगहों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किसका, गैल्वेनिक सेल का। तो ये है बेटा गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल के बारे में छोटी छोटी जानकारी जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, है ना। फिर यदि दूसरे इसको देखें तो यहाँ गैल्वेनिक सेल देखो, गैल्वेनिक सेल में ये अभिक्रिया है, देखो कैसे, Zn सॉलिड, ये आगे भी आने वाली अभिक्रिया याद रखना आपको। कॉपर 2 पॉजिटिव हुआ और ये एक्वस मीडियम था, एक्वस का मतलब जलीय होता है, और इज इक्वल टू Zn, फिर ये एक्वस मीडियम हुआ और फिर ये कॉपर के फॉर्म में अलग हो गया। यहाँ पर देखो इसमें क्या हुआ कि जैसे Zn था, Zn जो सॉलिड फॉर्म में था, है ना, इसने इस विलियन लिया, यानी कि Cu2 पॉजिटिव एक्वस, एक्वस का मतलब यहाँ पर जलीय, ये विलियन है बेटा, कैसा विलियन है, जलीय विलियन है। कैसा विलियन है, जलीय विलियन। जब हम इसमें डालते हैं इसको, देखो यहाँ से क्या हुआ होगा, ये जो Zn था ये 2 पॉजिटिव बना और ये सेल अभिक्रिया है बेटा, है ना। तो ये और प्लस इसमें कॉपर सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है ना, तो यदि हम इन दोनों अर्ध सेलों को, जो दोनों हमने अर्ध सेल अभिक्रिया थी, कौन सी 2 अर्ध सेल अभिक्रियाएं, उनको हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ ये क्या है, ये अर्ध जो अभिक्रियाएं हैं 2 अर्ध सेल अभिक्रियाओं का संयोजन है, उसको जोड़ेंगे।
जिनका योग क्या होगा समग्र रूप से। यदि हम देखो अलग अलग लिखते हैं पहले इनको, है ना, दोनों अर्ध सेल। जो हमारे पास पहले जिंक था, मान लीजिए जिंक से क्या हुआ, ये सॉलिड के फॉर्म में है और Zn2 पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, ठीक है ना। दूसरी वाली जो ये पहले है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, है ना, और दूसरी वाली जो हमारे पास होगी अपचयन वाली, तो उसमें क्या होता है Cu2 पॉजिटिव और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, है ना, और इज इक्वल टू ये क्या बना देगा Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्या हो जाएंगे इसमें, ओ सॉरी Cu नहीं हो गया, कॉपर, हाँ Cu हो गया, इसमें क्या हो जाएगा कॉपर, ठीक है ना। इसने 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ Cu हो जाएगा, कॉपर होगा, आपको ध्यान भी रखना है, अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर हो जाएगा, और इसमें और कुछ निकलेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा इसमें, है ना। तो ये देखो अब हुआ क्या, देखो यहाँ पर देखेंगे बराबर जो इक्वल से बराबर, इधर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के हैं, इधर की तरफ ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। और इसका यदि हम संयोजन करें, जोड़ें इनको, तो पहले इसमें देखो बराबर से जो इक्वल का चिन्ह है ना, ये जो एरो का चिन्ह है, इस तरफ वाले लिख लेते हैं। देखो Zn लिखा हमने सॉलिड, फिर इधर वाला देखो ये भी एरो से इधर था, तो ये क्या आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव हुआ, है ना। अब एरो लगेगा, एरो के बाद क्या हुआ Zn आया, Zn पे 2 प्लस चार्ज है ना, एक्वस के फॉर्म में, वो लिख लेना आप लोग, ये उसकी अवस्था है, और कॉपर है ना। तो ये देखो ये अलग अलग कंडीशंस में हमने इन दोनों को जोड़ करके ये अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं समग्र सेल अभिक्रिया, है ना, या सिंपल एक शब्द में हम कह सकते हैं ये है सेल अभिक्रिया। इसको क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, सेल अभिक्रिया, ये हो गया बेटा सेल अभिक्रिया, इसको हम सेल अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सेल अभिक्रिया। यदि आपके पास आता है कि किसी सेल अभिक्रिया को लिखिए, तो आपको ये पूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहां से यहां तक जो होगी ये सेल अभिक्रिया है। और अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होगी, ये दोनों होगी, ये अर्ध सेल अभिक्रिया जिसको हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, और ये अर्ध सेल अभिक्रिया जिसको हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन कह रहे हैं, ये रिडक्शन वाला हो गया। तो 2 प्रकार के अर्ध सेल अभिक्रिया, और उनके संयोजन से क्या हो गई, ये हो गया हमारे पास सेल अभिक्रिया। तो ये है सेल अभिक्रिया, इसको हम क्या कहेंगे, सेल अभिक्रिया। यहां देखिए ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, डेनियल सेल, जो डेनियल सेल हम कह रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, डेनियल सेल के 2 भिन्न भागों में होती हैं। कितने, 2 भागों में होती हैं ये अभिक्रियाएं, ठीक है ना। जो अपचयन वाली अर्ध सेल अभिक्रिया, देखो जो अपचयन अर्ध अभिक्रिया है वो कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है। हमने पहले भी पढ़ा था इसको कि 2 प्रकार के हमारे पास इलेक्ट्रोड है, एक हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया था और एक कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था। कोई बता सकते हैं बेटा जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड के बारे में बता सकता है, जिंक इलेक्ट्रोड कोई बच्चा, जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, किसे कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड, सर एथोड को। है किसको बोलेंगे बेटा, एनोड। एनोड को। एनोड कैसे बनाते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं हम लोग, सर जब धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोए जाते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मानक धातु की छड़, जिंक, मैंने कहा जिंक इलेक्ट्रोड, तो जिंक इलेक्ट्रोड में क्या करना पड़ेगा हमें, हमें जिंक की छड़ लेनी पड़ेगी। किसकी छड़ लेनी पड़ेगी, जिंक की छड़ लेनी पड़ेगी, देखो ठीक है बेटा, जिंक की हमने छड़ ली, और जिंक की जब छड़ लेंगे तो जिंक इलेक्ट्रोड बनाना है, तो जिंक का हमें क्या करना पड़ेगा, जिंक के लवण के विलयन में डुबाना पड़ेगा, तब वो जिंक इलेक्ट्रोड हुआ। हमने क्या करना है, जिंक की छड़ लेनी है। अब मैंने तो इसलिए वो कॉमन कहा, कॉमन इसलिए कहा कि कोई धातु है और धातु की छड़ लेनी है, और उस धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोना है। अब मैंने पूछा कि हाँ जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक की छड़ लेंगे और जिंक का जो लवण है उसके विलयन में डुबो देंगे, यही तो हुआ। माना मैं आपसे पूछूं जिंक इलेक्ट्रोड क्या हुआ, तो जिंक इलेक्ट्रोड सिंपल क्या है, जिंक की छड़ लेंगे और जिंक के जो हमारे पास क्या होगा लवण होगा उसके विलयन में इसको डुबो देंगे,
तो ये जिंक इलेक्ट्रोड हो जाएगा, जिसको हम एनोड कह सकते हैं ना, यहाँ पर एनोड का काम कर रहा है। दूसरा यदि हम कहें कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ? कॉपर की छड़ को कॉपर के विलयन के लवण में मिलाने। बिल्कुल राइट। अब आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए है ना। यानी कि हमने कॉपर की छड़ ली और कॉपर का लवण का विलयन लिया, यानी कि कॉपर का लवण का विलयन होता है कॉपर सल्फेट CuSO4। जिंक का लवण होता है जिंक सल्फेट। ये जिंक की छड़ है। ये क्या है? ये कॉपर की छड़ है। यहाँ पर कॉपर की छड़ है और ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। ये जिंक की छड़ है, जिंक की विलयन में डुबो दिया। यहाँ यदि देखें तो ये डेनियल सेल की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। और इसको हम कैथोड भी बोलते हैं। इस तरफ जो लिखा जाता है इसको कैथोड कहते हैं। ये क्या है? कैथोड है। तो देखो ये क्या है? ये अभिक्रियाएं डेनियल सेल के दो भिन्न भागों में होती हैं, दोनों भिन्न अलग अलग भागों में। एक यहाँ पर हो रही है, पहले देखो अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है। जो अपचयन वाली है वो कहाँ हो रही है? यहाँ रिडक्शन हो रहा है। देखो कॉपर इलेक्ट्रोड, ये रिडक्शन हो रहा है, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। कहाँ पे हो रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड। ये है कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना। जबकि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहाँ हो रही है? जिंक इलेक्ट्रोड पर होती है। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वाली कंडीशन, है ना, इस वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या कहते हैं? सेल के ये दो भाग अर्ध सेल या रिडॉक्स युग्म भी कहलाते हैं। अब आप लोगों के पास पूछा जा सकता है कि रिडॉक्स युग्म किसे कहते हैं? क्वेश्चन अलग नहीं होता है, केवल उसको पूछने के तरीके अलग होते हैं। किताब में जो चीजें लिखी गई उसको अलग अलग ढंग से पूछा जाता है ना। तो क्या कह सकते हैं हम? ऑक्सीकरण। देखो ये कहता है कि सेल के ये दोनों भाग कौन कौन से? जिस पर अपचयन हो रहा है और जिसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहे हैं, है ना। सेल के वे दो भाग जिनमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, है ना। तो दो भाग होते हैं, अर्ध सेल या रिडॉक्स युग्म भी कहते हैं। अर्ध सेल भी कह सकते हैं इनको, या रिडॉक्स युग्म भी कहते हैं, ठीक है ना। देखो कॉपर जो इलेक्ट्रोड है बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? अपचयन अर्ध सेल। और जो जिंक इलेक्ट्रोड होगा उसको कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहा जाता है, इसको ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार की चीजें इसमें हो गई, है ना। तो ये डेनियल सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक शब्द और आता है बेटा इसमें, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, है ना। तो देखा होगा आप लोगों ने विभवांतर तो आप जानते ही हैं, है ना। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसे कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव? तो देखो एक तो है इसमें इलेक्ट्रोड और दूसरा है वैद्युत अपघट्य। दो चीजें। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, एक जिंक की छड़ ली थी और उसको हमने क्या कहा? ये जिंक के सल्फेट के विलयन में, ठीक है ना। यानी कि हमने जिंक की जो छड़ ली थी, देखो ये जिंक है और ये जो जिंक सल्फेट का विलयन है, देखो ZnSO4। देखो इलेक्ट्रोड ये वाला जो जिंक की छड़ा है अब इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार कर रही है ना। और वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य क्या हो सकते हैं? जो इसमें घुला हुआ है, जैसे जिंक सल्फेट है, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य के मध्य विभवांतर, इन दोनों के बीच में जो विभव में अंतर होगा, किस किस के बीच में? इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के मध्य जो विभव में अंतर होगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। उसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि यहां ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोड विभव क्या हुआ? सिंपल इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य पदार्थ, है ना, जो वैद्युत अपघट्य है उनके मध्य जो क्या होगा? विभव में अंतर होगा, जब विभवांतर होगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। कितने लोगों को समझ में आया इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा? सिंपल चीजें हैं बेटा, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य, इनके मध्य जो विभव अंतर होता है, विभवांतर होता है, वही इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है ना। जितना भी इनके बीच क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा, किसके बीच? इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के बीच, ठीक है ना। उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। तो याद हो जाएगा आई थिंक, है ना। तो इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी चीजें भी है बेटा, है ना। अब यहां देखो, एक अब इलेक्ट्रोड विभव तो आपको समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रोड है और दूसरा उसमें वैद्युत अपघट्य है, उनके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। अब ये मानक शब्द एक और जोड़ दिया इन्होंने, मानक शब्द। पहले तो क्या था?
इलेक्ट्रोड विभव था, तो इलेक्ट्रोड विभव तो हमें समझ में आ गया था, इलेक्ट्रोड हो गया और कौन सा वैद्युत अपघट्य के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसको हमने कहा इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक शब्द क्या हुआ, इस शब्द को समझते हैं, है ना। तो देखो बेटा यहां पर ये कहता है कि जब जब क्या होगा, अर्धशैल अभिक्रियाओं में प्रयुक्त सभी जो स्पीसीज हैं, है ना, उन स्पीसीज हैं की सांद्रता केवल इकाई में होती है, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इकाई में होते माने सांद्रता क्या होती है उसकी, इकाई में होती। मान लीजिए हमने कहा ये जो विलियन है, हमारे पास जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, हमने कहा 1 मोल है, ठीक है ना, 1 मोल, यानी कि इसकी जो मात्रा है वो इकाई में है, तो हम कहेंगे वो मानक इलेक्ट्रोड विभव। और जो आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही नहीं होता है, आईयूपीएसी ने बहुत सारे केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजों को मानक दिया है ना। ये कहता है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इकाई में होता है केवल, है ना। अभी इस आईयूपीएसी ने क्या कहा, जो आईयूपीएसी है उसके अनुसार भी क्या था कि मानक अपचयन, जो मानक अपचयन विभव है उसको ही उन्होंने क्या कहा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा। किसको कहा, मानक अपचयन विभव को कहा, बेटा ध्यान रखना, मानक ऑक्सीकरण विभव को नहीं कहा। आईयूपीएसी आईयूपीएसी जो परिपाठी है, आईयूपीएसी जो नियमावली है, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो मानक अपचयन विभव है, यहां ध्यान रखना, जो हमारे पास क्या है, मानक अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव नहीं कहा, अपचयन विभव को ही उन्होंने मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा। जो अपचयन वाला विभव होगा वही उसका क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसी को उन्होंने मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या था, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव था वो क्या था कि जब उनकी सांद्रता क्या होती है, जितनी भी हमारे पास इसमें स्पीसीज है जो प्रयुक्त कर रहे हैं, जितनी चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, इकाई में होना चाहिए। जो चीजें हम इस पे प्रयोग कर रहे हैं उनका उनका जो मात्रक होता है या सांद्रता होती है वो किस में होनी चाहिए, इकाई में। यदि उनकी सांद्रता इकाई में है, जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं इस इलेक्ट्रोड में, वो यदि सब इकाई में है, तो उसको हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ गया या नहीं आया। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, पहले इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे, इलेक्ट्रोड एवं विद्युत अपघट्य के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हाँ सही, ठीक है बेटा, दोनों सही बता रहे हैं, है ना। मैंने दोनों की आवाज सुन ली थी। यहाँ सिंपल है, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के मध्य जो क्या है उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रोड विभव है। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, सिंपल, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, उसमें हम कहेंगे कि उस सेल में प्रयुक्त होने वाली जो भी हमारे पास क्या होंगी, स्पीसीज होंगी या जो भी पदार्थ होंगे, है ना, जो भी वैद्युत अपघट्य होंगे, है ना, उनकी सांद्रता इकाई में होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो उस इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और जो आईयूपीएसी कहता है, आईयूपीएसी कहता है कि मानक अपचयन विभव, केवल किसके लिए बात कर रहे हैं, मानक अपचयन विभव को ही हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो ये आईयूपीएसी कहते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको कह सकते हैं, मानक अपचयन विभव को भी कहा जा सकता है। या आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मानक अपचयन विभव को और किस नाम से जाना जा सकता है, तो हम कह सकते हैं मानक अपचयन विभव, ठीक है ना। या मानक अपचयन विभव को किस नाम से जाना जाता है, तब आप कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये दोनों एक ही है ना, इस टाइप से माना गया। किसने दिया, ये आईयूपीएसी ने कहा। तो ये है मानक। अभी हमारे पास और भी आएंगे बेटा, है ना। देखो अब गैल्वेनिक सेल का, देखो कुछ अर्ध सेल है इसमें, गैल्वेनिक सेल की कहानी है ये। देखो गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल वहां अर्ध सेल जिसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण होता है, वो क्या होगा, एनोड कहलाता है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनोड। क्योंकि अभी विद्युत अपघटनी सेल में हम कंफ्यूजन कर जाएंगे इसको, ठीक है ना। अभी याद रखना आपको, जिसमें गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहलाते हैं। एवं जो क्या होगा, विलयन के सापेक्ष इसका क्या होगा, इसका विभव ऋणात्मक होता है। विलयन के सापेक्ष क्या होता है, इसका विभव ऋणात्मक।
ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि विलियन के हिसाब से यदि देखें तो यहाँ पर यदि माना ये जिंक है, जिंक रॉड है, तो जिंक में क्या क्या करेगा, जिंक हमेशा Zn2 पॉजिटिव बना देता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर आ जाते हैं। किसके चारों ओर आ जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड के एक चारों ओर। तो इसके कारण क्या हो जाता है, इसका विभव कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर आएंगे तो विभव कैसा होगा, ऋणात्मक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहाँ ये ध्यान रखना आपको। ये क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाता है, और विलियन के सापेक्ष, ये विलियन है, विलियन माने यहाँ जिंक, ठीक है ना, विलियन के सापेक्ष इसका विभव कैसे होता है, ऋणात्मक होता है। ये इसकी तुलना में, है ना, इसकी तुलना में क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। दूसरी जो अर्ध सेल है जिसमें अपचयन होता है, क्या होता है जिसमें अपचयन होता है, वो कैथोड कहलाता है। ये ध्यान रखना, बार बार आ रहे ये शब्द, है ना। वो जिसमें क्या होगा, अपचयन होगा, उसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। लेकिन इसका जो विभव होगा विलियन के सापेक्ष कैसे होगा, धनात्मक होगा। कैसे होगा धनात्मक, यदि हम धनात्मक देखना चाहेंगे इसको, तो धनात्मक क्या है, हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया और कॉपर ने क्या किया, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज निकलता है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ठीक है ना। यदि देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ कि क्योंकि इसके चारों ओर क्या फैले हुए हैं, Cu2 पॉजिटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना तो इसके चारों ओर कौन आ रहा है, Cu2 पॉजिटिव। ये Cu2 पॉजिटिव इसके किनारे किनारे लगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, और फिर क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड में हो जाता है, कॉपर सॉलिड बना देता है। इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं इस तरह, ठीक है ना। तो इसका जो विभव होगा विलियन की सापेक्ष क्या होगा, धनात्मक होगा। किसका, एनोड, सॉरी कैथोड का। कैथोड का क्या होगा, ये धनात्मक हो जाएगा, ये कैथोड है ना, इसका सापेक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार जब दोनों इलेक्ट्रोड हैं कि मध्य विभवांतर, एक विभवांतर होता है, ठीक है ना, जैसे ही क्या होगा, स्विच ऑन करेंगे, जैसे हमने ये जोड़ा, इसको दोनों को जोड़ा है ना, यहाँ से तार हमने ऐसे जोड़ा, तो अब दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक इसको क्या बोलते थे बेटा, जो दोनों को कनेक्ट करते थे, इसको क्या बोलते थे, लवण सेतु। गुड, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं लवण सेतु। इसको क्या बोला जाता है, लवण सेतु। गुड, ये है लवण सेतु, जिसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं ना, लवण सेतु। तो ये लवण सेतु है, बहुत बढ़िया। और जैसे हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हमने एक स्विच लगा रखा, स्विच का मतलब बटन हो गया यहाँ से, और इसमें क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, ठीक है ना, स्थिति में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होंगे। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड ये हो गया, यहां से किधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ। और विद्युत धारा, देखो इस बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा के प्रवाह क्या हो जाएगा, की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होगी, यानी कि यहां से इधर की तरफ विद्युत धारा इधर बहने लगेगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विद्युत धारा का प्रभाव किधर से किधर की तरफ होगा गैल्वेनिक सेल में। तो विद्युत धारा का जो प्रभाव होगा वो कहां से होगा, कैथोड से एनोड की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो कहां से कहां की तरफ होगा, एनोड से कैथोड की ओर, गैल्वेनिक सेल में। ये ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल की कंडीशन है, ठीक है ना। तो गैल्वेनिक सेल में इस प्रकार के कंडीशंस हो। देखो गैल्वेनिक सेल में एक और भी है, इसमें आगे थोड़ी जाएं तो ये कहता है कि देखो गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर सेल विभव कहलाता है। ये ध्यान रखो। अब सेल विभव क्या हुआ, क्वेश्चन था इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बार बार पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या हुआ, इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। सेल विभव क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन कौन से इलेक्ट्रोड, एक यहां पर है कैथोड और एक क्या है एनोड, एक क्या है, ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया, कैथोड, ठीक है ना। ये दोनों, इन दोनों के देखो यहां पर एक गैल्वेनिक सेल है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को हम क्या कहेंगे, सेल विभव कहेंगे। गैल्वेनिक सेल के, यानी कोई भी सेल होगा, गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर सेल विभव कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, सेल विभव।
सेल विभव क्या हो गया, जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल है उसके पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच जो विभवांतर है वो क्या कहलाएगा, सेल विभव कहलाएगा। विभव में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, सेल विभव कहलाएगा। और इसे हम किससे नापते हैं, वोल्ट से नापते हैं। किससे नापते हैं, वोल्ट से। ये देखो वोल्ट, जिसको हम वी लिखते हैं, इतने वोल्ट, है ना, कहा जाता है, नहीं कहा जाता। तो इसको हम सेल विभव को किससे नापते हैं, वोल्ट से। ये ध्यान रखना बेटा आपको, है ना। तो सेल विभव की परिभाषा याद हो गई होगा आप लोगों को। एक तो सेल विभव हो गया, इलेक्ट्रोड विभव हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। तीन विभव हमने पढ़ लिए। एक तो सेल विभव, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल विभव। देखो सेल विभव में क्या है, यदि हम देखें बेटा इसमें सेल विभव कैथोड और एनोड, दो शब्द हैं, कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव यानी कि अपचयन विभव का अंतर होता है। इन दोनों के विभव का अंतर होता है। किस किस का, एक तो हमारे पास कौन सा है, कैथोड है, और दूसरा एनोड है। इनका जो अंतर होगा वो सेल विभव होगा, ठीक है ना। इन दोनों के जो विभव का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, सेल विभव। और उसको क्या कहा जाता है, अपचयन विभव कहते हैं। उसको क्या कह सकते हैं हम, अपचयन विभव भी कह सकते हैं, है ना। तो यह का अंतर होता है। अब सेल विभव को यदि हम इसे क्या कहेंगे, इसे सेल विभव, सॉरी, सेल वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहा जाता है, जो सेल विभव है बेटा उसको हम क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ। क्या बोल सकते हैं उसको, ईएमएफ, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाएगा, सेल वैद्युत वाहक बल, ठीक है ना। क्या कहेंगे, सेल वैद्युत वाहक बल। किसको कहते हैं, सेल विभव को भी हम क्या कह सकते हैं, जो सेल विभव था उसी को हम ईएमएफ के रूप में पढ़ेंगे भी आगे, बहुत पूछा जाता है ना, ईएमएफ कहा जाता है, ठीक है ना। और इस समय सेल में से क्या होगा, कोई धारा प्रभावित नहीं होती है। इस समय क्या नहीं होगी, जब ये बराबर की कंडीशंस में होगी तो उस समय सेल में क्या नहीं होगा, कोई धारा प्रभावित नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो गैल्वेनिक सेल को लिखते समय हमें क्या है, हम एनोड को बाईं ओर लिखेंगे। ध्यान रखना, जो गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, एनोड कहाँ लिखा जाएगा, बाईं ओर। ये देखो हम बाईं ओर लिख रहे हैं एनोड को, ये बाईं तरफ हमारे हाथ के बाईं। और कैथोड को कहाँ लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे। देखो गैल्वेनिक सेल में बेटा एनोड को कहाँ लिखेंगे, बाईं ओर, और कैथोड को कहाँ लिखेंगे, दाईं ओर। ये दो चीजें याद रखने आपको। अब गैल्वेनिक सेल जो साधारणतः हम लिखेंगे, देखो गैल्वेनिक सेल को लिखने के लिए जो है साधारणतः क्या करते हैं, धातु एवं वैद्युत अपघट्य के मध्य एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर लिखी जाती है। जैसे हमारे पास हमने कहा, मान लीजिए यदि हम सेल गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया लिख रहे हैं, तो सेल अभिक्रिया ऐसा नहीं लिखते बेटा जैसे हमने पहले लिखा था, जैसे लिखा जिंक प्लस कॉपर CO2 पॉजिटिव, इस टाइप से नहीं लिखते। अभी बता रहा हूँ कैसे कैसे लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और साथ साथ में Cu। ऐसे हमने जनरली लिखा था इसको, है ना, पहले ऐसे। यहाँ बीच में एक्वस लिखा था, इसमें यहाँ पर भी एक्वस किया था, और इसको हमने क्या लिखा था, सॉलिड। ये बढ़ना है हमने धीरे धीरे कैसे कैसे लिखना है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि देखो जो धातु है और वैद्युत अपघट्य है, इनके मध्य क्या करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। तो धातु और वैद्युत अपघट्य, जैसे मान लीजिए हमने लिया जिंक इलेक्ट्रोड, देखो यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड लिया ना हमने, तो जिंक इलेक्ट्रोड में दो चीजें हैं, एक तो धातु है, जिंक की धातु है, देखो Zn है, और एक इसका क्या है, वैद्युत अपघट्य यानी कि ZnSO4 है ना। तो यदि हम ZnSO4 को हम क्या लिखते हैं, Zn2 पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि SO4 क्या होगा, इसमें घुल जाता है, इस रूप में रहता है। तो ये कहता है कि जो धातु है और वैद्युत अपघट्य है, उनके मध्य क्या होगा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। जैसे मान लीजिए हमने जिंक लिखा, और जिंक एक ऊर्ध्वाधर रेखा माने खड़ी रेखा ऐसी, है ना, और जिंक, और अब शुरू हो रहा है देखो Zn2 पॉजिटिव, इस टाइप से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एनोड का रिएक्शन हो गई। ये है बेटा असली जो रिएक्शन है गैल्वेनिक सेल की, जो सेल रिएक्शन हम देखते हैं इस टाइप से लिखते हैं। और ये क्या कहता है, देखो दो वैद्युत अपघट्यों को यदि वह लवण सेतु से जुड़े हुए हों। अब मान लीजिए दो वैद्युत अपघट्य हमने लिए, यहाँ पर ये देखो दूसरा वाला लिया हमने, क्या लिया, कॉपर की छड़, ऐसे ये कॉपर है
है ना। और ये क्या लिया, कॉपर सल्फेट। बहुत ध्यान से देखना है इसको, ये क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है ना। जिन बच्चों को नहीं आता, जिनको आ जाता है उनकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ हमने लवण सेतु से जुड़ा बेटा इसको, देखो लवण सेतु से। अब कितने हैं ये, यदि हम इसको देखेंगे तो ये 2 वैद्युत अपघट्य हो गए। कितने हैं हमारे पास, 2 वैद्युत अपघट्य, है ना। को यदि हम लवण सेतु द्वारा जुड़े हुए हों तो उनके मध्य क्या होंगी, 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती है। तो पहले तो हमने क्या लिखा कि धातु और उसका लवण। फिर यहां भी क्या करेंगे, हम ये धातु लेंगे, धातु क्या है, कॉपर है जैसे मान लीजिए, और उसके लवण, इस टाइप से हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली, मान लीजिए खींच ली। अब इन दोनों के मध्य क्या करेंगे, इन दोनों के मध्य क्या कर देंगे, 2 ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, ऐसे ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। जब लवण सेतु से जुड़ा होगा तो 2 ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। यदि लवण सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है, एक ही वैद्युत अपघट्य, तो तब एक लाइन खींचेंगे। तब क्या करेंगे, एक लाइन। तो इस प्रकार से इसको लिखने का एक तरीका होता है ना। देखो कहता है इस परिपाटी के अनुसार क्या होगा, जो सेल का ईएमएफ है धनात्मक होता है। कैसे होगा, धनात्मक हो, जो इसका ईएमएफ निकालेंगे वो धनात्मक होगा। एवं दाईं ओर के अर्ध सेल के विभव से बाईं ओर के सॉरी, यहां ध्यान दो बेटा, है ना। जो हमारे पास दाईं ओर है, दाईं ओर है जिंक, ठीक है ना। दाईं ओर के जो अर्ध सेल है के विभव से क्या करेंगे, बाईं ओर के अर्ध सेल के विभव को घटाकर दिया जाता है, घटाया जाता है, सिंपल है ना, घटाया जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे, जो दायां है, देखो जो यहां पर हमारे पास दायां अर्ध सेल है, अभिक्रिया में से जो इसका विभव होगा, इसमें से बाएं वाले को घटा देंगे तो हमारे पास सेल विभव आ जाएगा। एक डेफिनेशन ये हो गई कि जो ई सेल है, जो हमारे पास सेल विभव है ना, वो क्या होगा, जो हमारे पास दायां सेल है, जो उसके सेल का विभव में से जो दायां हमारे पास है, दाएं में से हम क्या करेंगे, जो सेल विभव है बाएं वाले को, उसको घटा देंगे। तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल विभव आएगा। ये सेल विभव आएगा इसके बारे में। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई बेटा या नहीं आई, पहले बताओ। जिसको समझ में नहीं आएगी वो नो बोलेगा, तब मुझे समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। आगे बेटा, हाँ चलो ठीक है। यहाँ ध्यान ये रखना आपको कि हमारे पास 2 अर्ध सेल हैं, और जब हम सेल विभव निकालेंगे तो सेल विभव में क्या करेंगे, जो दायां वाला सेल है उसमें से हम, जो दाएं वाले का सेल विभव है उसमें से हम बाएं वाले सेल का विभव घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सेल विभव। क्या आएगा, सेल विभव। ये याद भी रखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई दायां माइनस ई बायां, ठीक है ना। ये हो गया। अब थोड़ी और आगे चलते, देखो एक सेल अभिक्रिया हमारे पास, मान लीजिए ये सेल अभिक्रिया दे रखी, पहले वाली है ना, ये पहले वाली सेल अभिक्रिया है। यहां पर वो सेल अभिक्रिया नहीं है जो हमने डैनियल सेल के लिए पढ़ी थी। यहां यदि हम देखें, ये दी हुई है कि Cu सॉलिड प्लस Ag और 2 पॉजिटिव चार्ज, इसमें 2 लिखे बेटा, 2Ag है ना, और ये एक्वस है, और इज इक्वल टू Cu 2 पॉजिटिव एक्वस। थोड़ा ध्यान से देखना, यदि समझ में नहीं आएगा तो बता देना, और 2Ag। ये रासायनिक अभिक्रिया हमें दी हुई है ना, और ये सॉलिड के फॉर्म में। पहले हमें ये निकालना होगा कि इन दोनों में ऑक्सीकरण किस पे हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। तो यहां यदि देखो, मैंने क्या बताया था, ऑक्सीकरण की परिभाषा बताई थी, तो जहां धनावेशों में क्या हो रही क्या होता है, जहां धनावेशों की वृद्धि होती है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, है ना। देखो यहाँ धनावेश क्या है, 0 है, यहां देखेंगे 2 है, यहां से यहां जाएंगे तो क्या हो रहा होगा, ये हो रहा है बेटा ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। इधर मत देखना, हो सकता है इधर गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। यहां यदि हम देखेंगे, यहां Ag पॉजिटिव था, ये देखो यहाँ Ag पॉजिटिव है ना,
और ये धनावेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ 0 हो गया। जो धनावेशों की संख्या जहां कम होगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपचयन, है ना। तो यदि हम इस अभिक्रिया में देखेंगे, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहां से यहां जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, अपचयन। इसको हम क्या कहेंगे, ये होगा अपचयन। इधर वाला क्या है, ये अपचयन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है अपचयन। इधर क्या हुआ, इधर हुआ ऑक्सीकरण, इधर ऑक्सीकरण हुआ और यहां क्या हुआ, अपचयन। दो चीजें क्लियर हो गई। अब पहले हमें इनकी अर्ध सेल अभिक्रियाएं लिखनी पड़ेगी। तो अर्ध सेल अभिक्रिया देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, इस वाले में यदि हम देखेंगे तो पहले यदि कॉपर को देखें, Cu सॉलिड इज इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे और ये क्या होगा, ये एक्वस के रूप में होगा। ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बेटा, ऑक्सीकरण। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण कहां होता है, गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण कहां होता है बताओ जल्दी। एनोड पर। गुड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जहां पहले जिंक था, अब की बार कौन है वहां पर, अब की बार ये कॉपर आ गया। देखो एनोड पर हो रहा है। हम इस अभिक्रिया के द्वारा पता लगा रहे हैं कि कौन कहां पर होगा। हमें पता लग गया ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन क्या हुआ, ये एनोड पर हो गया। अब दूसरी वाली अभिक्रिया देखेंगे, यानी कि हमारे पास है 2Ag और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या किया, ये Ag में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। यहां क्या हुआ, यहां ऑक्सी इलेक्ट्रॉन लेना यानी कि क्या हो गया, अपचयन। ये क्या कहलाएगा, अपचयन। और अपचयन कहां पर होता है, ये हमेशा कैथोड पर होता है। कहां होता है, कैथोड पर, हमें पता है। किसमें, गैल्वेनिक सेल में। बार बार कह रहा हूं किसमें हो रहा है, गैल्वेनिक सेल में, क्योंकि आगे बदल जाएंगे तब आप कहोगे सर आपने तो कहा था एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, ये ध्यान रखना। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है लेकिन किसमें होता है, गैल्वेनिक सेल में। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, किसमें होता है, गैल्वेनिक सेल में। कहीं आगे जाकर के हमने कहा एनोड पर जो है अपचयन हो रहा है ना, लेकिन तब गैल्वेनिक सेल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है किसमें, गैल्वेनिक सेल में, ठीक है ना। जो कैथोड है, कैथोड पर सॉरी एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन। क्लियर, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा। अब देखिए यहां हमें पता लग गया, यहां ऑक्सीडेशन हुआ था और ये था एनोड पर, और यहां रिडक्शन हुआ था, ये था कैथोड पर। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा था जो चिन्ह परिभाषा पढ़ी थी कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहां लिखेंगे, एनोड कहां लिखेंगे, एनोड का चित्र कहां बनेगा, दाएं तरफ। ध्यान रखना, जो ऑक्सीडेशन होगा वो दाएं तरफ, यहां दायां ले लेते हैं, दाहिना हमारे हाथ का, और जो कैथोड होगा वो इस तरफ बाएं तरफ आएगा। यानी कि हम यहां जो कॉपर होगा, इस समय कॉपर इलेक्ट्रोड यहां हो गया, पिछली बार यहां पर था, है ना। तो ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रकार से, यहां हमने क्या लिया, यहां हमने Ag, यानी कि हमने लिया ये Ag वाला है, ठीक है ना। यहां क्या हो गया, ये कॉपर की छड़ है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है ना। ये Ag की छड़ है और ये क्या है, Ag का विलयन है, ठीक है ना। Ag के कई प्रकार के विलयन बन सकते हैं ना। यहाँ क्या होगा, ये Ag प्लस एक्वस, ठीक है ना। यहाँ कॉपर भी कई प्रकार के हो सकते हैं, तो ये चलो कॉपर प्लस, है ना। अब देखो बेटा यहाँ क्या हुआ, हमने इन दोनों विलयन, फिर हमने क्या किया, साल्ट ब्रिज से इसको जोड़ा, ये साल्ट ब्रिज हो गया, है ना, जिसको हम लवण सेतु कह रहे हैं। अब ये क्या कहता है कि देखो कि जो सिल्वर है, सिल्वर कैथोड की तरह और कॉपर क्या है, एनोड की तरह कार्य करता है। और क्या होगा, इस सेल की अभिक्रिया क्या होगी, जैसे यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम कहेंगे ये कैथोड है और ये क्या हो जाएगा, एनोड है। ये सेल अभिक्रिया से देखा हमने, है ना। तो इसकी जो सेल अभिक्रिया होगी वो इस प्रकार से लिखी जाएगी, कैसे, देखो Cu सॉलिड हुआ, है ना, फिर देखो कॉपर है, फिर उसके बाद कॉपर प्लस 2 चार्जेस, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है, Cu2 पॉजिटिव, और ये एक्वस लिखा हमने। फिर क्या करना है, 2 ऊर्ध्वाधर लाइन, क्यों 2 ऊर्ध्वाधर लाइन क्यों खींची, क्योंकि लवण सेतु से जुड़ रहा है, 2 ऊर्ध्वाधर लाइन। फिर हमने क्या किया, Ag लिखा, देखो Ag प्लस, है ना, Ag प्लस एक्वस, और फिर क्या किया, एक ऊर्ध्वाधर लाइन Ag सॉलिड, इस प्रकार से।
अब ये ध्यान रखना बेटा, जो हमने ई सेल निकाला था, ई सेल कैसे निकालेंगे? ई सेल हमेशा क्या होगा, जो अभी फॉर्मूला बताया था, ई दाया, ई दाया, ई दाया माइनस ई बाया, ये तो करेंगे। तो दाहिनी तरफ कौन सा है? दाहिनी तरफ तो कॉपर वाला है, कॉपर वाला है। हमारी दाहिनी साइड कौन सा है? कॉपर। कॉपर। ये हमारी दाहिनी साइड है, बाया है। सर सिल्वर। हाँ, ध्यान ये रखना बेटा आपको, यहाँ जो दाया होगा, जो हमारा दाहिना दिखाई कहाँ दे रहा है ना, मैंने पिछली बार ऐसे तो नहीं बता दिया उल्टा, ये दाया होगा बेटा, है ना, और ये क्या है? बाया है, ये बाएं तरफ है। देखो ये बाया, सॉरी उल्टा कर दिया। दाया कौन सा है? दाहिनी तरफ तो कौन सा है? दाहिना तो यही है सिल्वर। हमारा। अरे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, है ना? यूएसबी। हाँ ये राइट, ये दाया है बेटा, दाहिनी तरफ। मैं गड़बड़, पिछली बार भी तो ऐसे तो नहीं बता दिया। जी सर। हाँ गड़बड़ हो गया। ये तो बाएं हाथ की तरफ है बेटा, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? ध्यान रखो, ये देखो बाएं तरफ आ रहा है ना हमारा, ये तो बायां है ना, ये बायां हाथ है, इस तरफ तो बायां हाथ आता है ना, इस तरफ दाहिना आता है। देखो अपने सामने देखो, अब यहाँ पता लगा ना उसको, वहां आप लोगों ने ऐसे सुन लिया। चलो कोई बात नहीं। तो हमने क्या करना है, पहले दायां आएगा। देखो तो दाएं में कौन है? सिल्वर है। तो यहाँ ये ध्यान रखना हमें कि जो ई सेल निकालेंगे, जो हमारे पास ई सेल होगा, ये बराबर क्या होगा? यहां पर क्या करेंगे, जो हमारे पास दाएं तरफ आया है, दाएं तरफ आया है सिल्वर वाला, है ना, तो सिल्वर वाला हम किस टाइप से लिखेंगे? यहां पर आ जाएगा एजी प्लस, देखो एजी प्लस और ओब्लिक करके एजी, ये आ जाएगा। जो दाएं, जहां हमने क्या लिखा था, दाया शब्द लिखा था, माइनस ई बाया, ई बाएं तरफ कौन है? ये हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो यहां पर क्या कर देंगे, Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, इस प्रकार से। देखो इससे पता लग जाएगा, ये याद रखना आपको, दाया पहले आएगा फिर बाया। तो दाया इस तरफ है, कैथोड की तरफ दाया है, है ना, और एनोड की तरफ बाया हो जाएगा। अब याद रहेगा, ठीक है? पिछले बार वाले को डिलीट मार देना अपने दिमाग से, है ना। तो ये मैंने गलत बता दिया होगा, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस। ठीक। अब एक दो रिएक्शन और देता हूं, है ना, क्योंकि रिएक्शन तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ये तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी ना। यहाँ एक एक दो रिएक्शन और लिख लेते हैं ना। चलो इसके लिए आप लोगों को रिएक्शन, जो पहले हमने रिएक्शन लिखी थी, ZnCu2 पॉजिटिव, और इसके लिए आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, और साथ साथ में आपको इसके लिए लिखो बेटा, इसके लिए ये लिखो ई सेल। लिखिए जल्दी से। हो गया बेटा? पहले सेल अभिक्रिया लिखो। सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? यहां आएगा Zn, सॉलिड हुआ, एक लाइन खींचेंगे, Zn2 पॉजिटिव हुआ, एक्वस। फिर क्या करेंगे, दो लाइन खींचेंगे, फिर क्या आएगा, यहाँ आएगा Cu2 पॉजिटिव एक्वस। फिर क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन खींचेंगे, क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड। हुआ कि नहीं? अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमें ई सेल निकालना है। तो ई सेल हम कैसे निकालेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई दाया माइनस ई बाया।
ठीक है ना। अब देखो ई दायां कैसे लिखेंगे, दाईं तरफ कौन आएगा, कैसे पता करेंगे इसमें। देखो जो एनोड होगा वो किस तरफ लिखा जाता है हमेशा, बाएं ओर। हाँ दाईं तरफ। हाँ जहाँ ऑक्सीडेशन होता है ना, ये बाईं तरफ है ना, ये बाईं तरफ है। ये किस तरफ है, ये दाईं तरफ है। ये क्या है, कैथोड है। ठीक है ना। इसको एक चीज और भी है बेटा, हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ई सेल बराबर ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ई सेल बराबर, यहाँ दाईं तरफ क्या आ रहा है, एनोड आ रहा है, बाईं तरफ क्या आ रहा है, एनोड आ रहा है ना, है ना। तो इसको हम क्या कर कैथोड सकते हैं, हाँ ये कैथोड यहाँ पर आ जाएगा ई कैथोड, ये दाहिनी तरफ आ रहा है ना। ई दायां यानी कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, ई सेल जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, ई कैथोड भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर कैथोड भी लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्मूले में नहीं दे रखा लेकिन हम लिख सकते हैं इसको, और ई एनोड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब बहुत आसान भी हो जाएगा, देखो अब दायां बायां का झंझट खत्म हो जाएगा। यहाँ ई कैथोड कौन सा है, ये वाला है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ई जो हमारे पास आएगा कैथोड में क्या आएगा, यहाँ देखो Cu2 पॉजिटिव, फिर सिंगल लाइन और Cu, यही तो होगा। फिर माइनस कर देंगे किसमें, देखो माइनस किसका हो जाएगा, यहां देख, ये तो जिंक हुआ कौन सा वाला, ये वाला। अब फिर ये आ जाएगा एनोड वाला, तो एनोड वाला क्या आएगा, ई, और इसमें क्या आएगा, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक कन्वर्ट हो जाए। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, ई सेल निकाल सकते हैं, ये है बेटा ई सेल, है ना। इस प्रकार से 2-4 रिएक्शन आप घर में देखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम और जानकारी हो जाएगी आपको।